प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 के राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर में दक्षिण दक्षिण सहयोग चैप्टर पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में चर्चा की। आज हम दक्षिण दक्षिण संवाद के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये परीक्षा में निश्चित रूप से उत्तर दक्षिण संवाद या दक्षिण दक्षिण संवाद के ऊपर एक प्रश्न आता है, निश्चित रूप से आता है। तो स्टूडेंट्स उसको समझ नहीं पाते हैं और सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक उत्तर और दक्षिण। उत्तर में अमीर देश रहते हैं, अमीर देशों का प्रतीक है उत्तर, और दक्षिण गरीब और विकासशील देशों का प्रतीक है। दक्षिण सहयोग से तात्पर्य है दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श अथवा आपसी सहयोग के आधार की खोज। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तर दक्षिण सहयोग नॉर्थ साउथ डायलॉग के प्रयत्न किए गए थे, किंतु धनी विकसित देशों की हठधर्मिता और अड़ियल रुख के कारण कोई उत्साहजनक परिणाम सामने नहीं आ पाया। विकासशील देशों की निर्धनता बढ़ती गई, ऋण भार बढ़ता गया, बजट घाटा बढ़ता गया, व्यापार में असंतुलन बना रहा। उत्तर दक्षिण सहयोग की मृग मृच्छिका के पीछे भागने के बजाय दक्षिण गोलार्ध के विकासशील राष्ट्रों ने अपने त्वरित आर्थिक विकास के लिए दक्षिण अर्थात आपसी सहयोग पर जोर देना आरंभ कर दिया। दक्षिण दक्षिण सहयोग ये इंगित करता है कि विकासशील राष्ट्रों को उत्तरी गोलार्ध के विकसित राष्ट्रों पर अपने आर्थिक विकास के लिए निर्भर न होकर के विकासशील राष्ट्रों में ही आर्थिक विकास के ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। कहने का मतलब ये है कि हमें उत्तर की ओर विकसित देशों की ओर नहीं देखना है, और हमें दक्षिण गोलार्ध के जो विकासशील देश है, हम सफ़र हैं, ये साथ साथ एक तरीके से आज़ाद हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विकासशील देशों के बीच में आपसी व्यापार हो, आपसी एक तरीके से समझौते हो, आर्थिक सहयोग हो। ये आर्थिक सहयोग ही दक्षिण दक्षिण सहयोग कहलाता है। दक्षिण गोलार्ध के निर्धन राष्ट्रों में निरंतर बनी रहने वाली मंदी की स्थिति, उत्तर दक्षिण वार्ता में गतिरोध की स्थिति एवं परस्पर विश्व स्तर की आर्थिक संस्थाओं की अकर्मण्यता ने विकासशील राष्ट्रों के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग का नारा बुलंद करना अनिवार्य बना दिया। दक्षिण का उदय। आज दक्षिण का उदय अभूतपूर्व गति और स्तर पर हुआ। उदाहरण के लिए 1 बिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले चीन और भारत का आर्थिक उत्थान, जिसके कारण 20 वर्षों से कम समय में प्रति व्यक्ति निर्गत आउटपुट दुगना हो गया। ऐसा आर्थिक बल जिसने औद्योगिक क्रांति से ज़्यादा बड़ी जनसंख्या को प्रभावित किया। वर्ष 2050 तक ब्राज़ील, चीन, भारत तीनों मिलकर क्रय शक्ति क्षमता के अर्थों में दुनिया के सकल निर्गतों के 40% हिस्सेदार हो गए। आज कुल वैश्विक आर्थिक निर्गत में दक्षिण की हिस्सेदारी लगभग आधी है, जो 1990 के तिहाई के मुकाबले काफ़ी अधिक है। 8 प्रमुख विकासशील देशों अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की का कुल सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन के बराबर हो चुका है, जो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। दक्षिण दक्षिण सहयोग की यदि हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात सन 1968 में दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड के सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ था। इसके बाद दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा पर सन 1970 के लुसाका सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ। सन 74 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नींव का आह्वान किया, तो विकासशील राष्ट्रों के आपसी सहयोग का विशेष उल्लेख किया गया था। इसके पश्चात 1975 में लीमा में हुए विदेश मंत्रियों के सम्मेलन एवं कोलंबो में सन 1976 में निर्गुण तथा
चौथे अंकटाड सम्मेलन 1976 में इस प्रकार सहयोग की अवधारणा की अभिपुष्टि की गई। तत्पश्चात 1975 के लीमा में हुए देश मंत्रियों के सम्मेलन एवं कोलंबो में सन 1976 में हुए निर्गुण सम्मेलन तथा चौथे अंकटाड सम्मेलन 76 में इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता की पुष्टि की गई। ग्रुप 77 की सन 1979 की बैठक में भी विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग की वृद्धि की आवश्यकता एवं सामूहिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया गया। सन 1981 में काराकास में विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक सहयोग पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस विषय को एक नया आयाम प्रदान किया तथा विकासशील राष्ट्रों के मध्य प्रशुल्क अधिमानों की विश्वव्यापी प्रणाली की मांग की गई ताकि व्यापार संवर्धन उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो सके। तो इसी तरह से नई दिल्ली में 22 से 24 फरवरी 1981 की अवधि में 44 देशों का सम्मेलन हुआ। अक्टूबर 82 में ग्रुप 77 के मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में घोषणा स्वीकार कर विकासशील राष्ट्रों के मध्य प्रशुल्क अधिमानों की स्थापना पर वार्ताएं प्रारंभ की। गुटनिरपेक्ष देशों के हर शिखर सम्मेलन में उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता पर विशेष रूप से स्पष्ट प्रतिबद्ध की गई। रॉबर्ट मुगाबे ने स्पष्ट कहा कि दक्षिण दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता को बनाए बिना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में सुधार लाना संभव नहीं है। दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तरी कोरिया में विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक का निर्णय लिया गया। यह बैठक उत्तरी कोरिया की राजधानी थोंगपांग में 9 जून 1987 को शुरू हुई। प्योंगयांग घोषणा के दक्षिण दक्षिण सहयोग की सामूहिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दक्षिण दक्षिण सहयोग के विभिन्न मंच। दक्षिण दक्षिण संवाद का आह्वान करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, उनमें है अंकटाड अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और आर्थिक विकास पर हुए अधिवेशन से पूर्व विदेशी व्यापार और सहायता संबंधी समस्याओं पर प्रशुल्क दरों एवं व्यापार पर हुए सामान्य समझौते गेट के अंतर्गत विचार किया जाता था। उक्त सामान्य समझौते का अल्प विकसित देशों को आशानुरूप लाभ नहीं मिल सका। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका प्रयोजन अल्प विकसित देशों के विद्यमान अंतर ट्रेड गैप में कमी करना था। इस कार्यक्रम को अंकटाड की संज्ञा दी गई। अंकटाड का 8वां शिखर सम्मेलन कार्टगेना कोलंबिया में संपन्न हुआ। उस वर्ष सर्वसम्मति से पारित घोषणा पत्र में विकास के लिए नई साझेदारी की बात कही गई, जिसमें 40 निर्धनतम देशों ने यहाँ संयुक्त रूप से अपील की कि ऐसे देशों में समस्त वित्तीय अधिकृत ऋण को माफ कर दिया जाए और ऋण मांग एवं ऋण भुगतान सेवाओं में कटौती के लिए तुरंत कदम उठाया जाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में उर्गी दौर की वार्ता पर भी असंतोष जाहिर किया। इस प्रकार ये कहा गया कि विकासशील देशों की सूची में नए देश शामिल होने से उस वर्ग की कुल जनसंख्या 15% बढ़ गई। दूसरा है ग्रुप 77 की मीटिंग ऑफ ग्रुप 77। 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए देशों में अफ्रीकी राज्यों की संख्या काफ़ी थी और संघ के लगभग 2/3 सदस्य विकासशील तीसरी दुनिया के देशों में से थे, जो अपने ग्रुप 77 कहने लगे। इस समुदाय की स्थापना 64 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में की गई। वर्तमान में इनकी संख्या 135 है।
फिर भी इन्हें ग्रुप 77 के नाम से ही संबोधित किया जाता है। ग्रुप 77 के अधिकांश देश तीसरी दुनिया के हैं। ऐसे देश हैं जिनके आर्थिक समान है और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं। ग्रुप 77 का अंतरंग लघु समूह भी है जिसे आजकल G24 के नाम से भी जाना जाता है। G24 ही आजकल ग्रुप 77 की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में विकासशील देशों की ओर से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करता है। विकासशील देशों के ग्रुप 77 का शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल 2000 को हवाना में संपन्न हुआ। हवाना घोषणा पत्र में नई सदी में विकासशील देशों के विकास मुद्दों को तरजीह देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया गया। ग्रुप 77 ऐसे देश हैं जो दक्षिण गोलार्ध से संबंधित हैं। ये देश केवल निर्धन है अपितु एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप जोड़े हुए हैं। ग्रुप 77 विकासशील देशों की एकता का परिचायक है। ये संगठित होकर सौदेबाजी करना चाहते हैं तथा समुद्र से संबंधित विधि, शस्त्र नियंत्रण, आणविक ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर दिए जाने वाले निर्णयों को विकासशील देशों के हितों में अनुकूल मोड़ना चाहते हैं। नीरगुटी आंदोलन के शिखर सम्मेलन। गुटबेक आंदोलन नाम में अधिकांश विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्र सम्मिलित हैं। पिछले कुछ वर्षों में खासतौर से हरारे सम्मेलन से निर्गुट राष्ट्र विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हो गए। हरारे सम्मेलन ने उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण सहयोग अर्थात परस्पर आर्थिक सहयोग पर बल दिया गया। हरारे सम्मेलन में उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण सहयोग अर्थात परस्पर आर्थिक सहायता पर बल दिया गया। नेक्स्ट है G25 सम्मेलन। ये जो G25 सम्मेलन है 15 विकासशील देशों का समूह है जो विकास और उससे संबद्ध मुद्दों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण करता जा रहा है। इस G15 का गठन 1989 में बेलग्रेड में गुटरपेक्स शिखर सम्मेलन के बाद किया गया। इसके सदस्य विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अफ्रीका, उत्तर दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन सहित एशिया और यूरोप इसके सदस्य हैं। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, जमैका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, वेनेजुएला, यूगोस्लाविया और जिम्बाब्वे। इसका पहला शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ था। G15 का दूसरा शिखर सम्मेलन काराकास में हुआ। तीसरा शिखर सम्मेलन सेनेगल की राजधानी डाकार में हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट है दक्षिण आयोग। हरारे शिखर सम्मेलन में दक्षिण सहयोग की त्वरित दिशा देने के लिए हरारे निर्गुट शिखर सम्मेलन में दक्षिण सहयोग को त्वरित दिशा देने के लिए दक्षिण आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। 2 अक्टूबर 1987 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन दक्षिण आयोग ने जिनेवा में अपना पहला कार्यालय खोला। तंजानिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे ने गुटरपेक्स आंदोलन द्वारा पारित इस 28 सदस्य आयोग का अध्यक्ष का पद संभाला और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत को आयोग का महासचिव बनाया गया। आयोग के उद्घाटन समारोह में न्येरेरे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, ऋणदाताओं और राज्यों द्वारा लागू की गई नीतियों पर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को निराशा का ही अनुभव हुआ है। आसियान, सार्क और हिम्मत शेख और बिस्टिक। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर,
फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देशों का संघ है। आसियान के निर्माण का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना। इसका ध्येय इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना और विकसित सदस्य देशों के बीच वार्ताओं को बढ़ावा देना है। उन्नीस सौ 97 में हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन हिमसेक्स का गठन हुआ। एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस संगठन में एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के देश शामिल हैं जो महासागर के तट पर बसे हुए हैं। भारत के अतिरिक्त संगठन में शामिल देश ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, सेशेल्स और बांग्लादेश इस देश हैं। जून 97 में शुरू किए गए बांग्लादेश भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग बिमस्टेक नामक बुद्धिमान क्षेत्रीय समूह ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत ने सहयोग के उदीयमान पहल को रूप देने के लिए बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। नेक्स्ट आज 7वां है इब्सा। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने तीनों बड़े राज्यों के संयुक्त उद्देश्य तथा आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय संगठन इब्सा का गठन किया। इस संगठन को बनाए जाने के मूल प्रारूप इन देशों ने 1 से 3 जून 2003 को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में जून 2003 को गठित किया गया था। इस बैठक में 3 देशों के विदेश मंत्रियों की नेक्स्ट है दक्षिण सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। 1 से 3 दिसंबर 2009 तक नैरोबी, केनिया में दक्षिण सहयोग पर उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व द्विपक्षीय रूप से तथा क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय समूह की रूपरेखा में दक्षिण के सामूहिक हित को आगे बढ़ाने के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता एवं प्रयासों को रेखांकित किया। दक्षिण सहयोग की सीमाएं और चुनौतियां। दक्षिण सहयोग के मार्ग में अनेक रुकावटें और चुनौतियां हैं। ये सर्वोदित है कि दक्षिण के विकासशील देशों के बीच आपसी मतभेद और प्रतिद्वंद्विता विद्यमान है। इसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध के बाद जितने युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुए विकासशील देशों के मध्य हुए, इनमें भारत चीन युद्ध, भारत युद्ध, ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से विकासशील देशों के मध्य इनमें भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, वियतनाम, कंबोडिया, इराक, ईरान, इथियोपिया, सोमालिया संघर्ष और कुवैत पर इराकी कब्जा प्रमुख है। आर्थिक मुद्दों के बारे में भी दक्षिण के विकासशील देशों के मध्य समन्वित दृष्टिकोण का अभाव है। तो आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।